तो हेलो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं समास के बारे में। समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है और समास के 6 प्रकारों के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि समास से जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम हैं उसमें से कुछ न कुछ आता ही है। और हमारा 8वीं से लेकर के 12वीं तक या फिर जहां पर भी आपको समास की परिभाषा पूछा जाता है, समास विग्रह की परिभाषा पूछा जाता है और समास के प्रकारों के बारे में पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से, हमारी ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से किस में कौन सा समास है ये पहचान सकते हैं। और आप अपने परीक्षा में भी आप समास के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं, समास के बारे में अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ ही होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब दो शब्दों को मिला करके संक्षेप में लिख देना। तो अब हम यहाँ पे परिभाषा से समझते हैं, दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इस मिलने की क्रिया को समास कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दशरथ और पुत्र ये दो शब्द हैं और ये दो शब्द को जब क्या किया गया, मिलाया गया, तो क्या बन गया, दशरथ पुत्र बन गया। तो जो हमने मिलाया, जो हमने मिलाने की प्रक्रिया की, इसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब हम जान लेते हैं विग्रह के बारे में कि समास विग्रह क्या होता है। तो समास का अर्थ बताने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, दशरथ पुत्र हमारा क्या है, एक समास है। अब इस दशरथ पुत्र का अर्थ क्या हो रहा है, ये हमें कौन बताता है, विग्रह बताता है। तो यहाँ पे इस दशरथ पुत्र का समास विग्रह क्या हो जाएगा, दशरथ का पुत्र। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि दशरथ के पुत्र के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही होगी। अब हम देखेंगे समास के प्रकार के बारे में। तो समास के 6 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर इन्हें ट्रिक से याद करने भी हम लोग सीखेंगे। पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास और छठवा है बहुब्री समास। अब जिससे याद हो जाए बहुत अच्छा, लेकिन जिससे नहीं याद हो रहा है वो यहाँ पे ट्रिक यूज कर सकता है। अतक ददव, अ से आपको अवयवी भाव समास याद हो जाएगा, ता से तत्पुरुष समास याद हो जाएगा, का से आपको कर्मधारय समास याद हो जाएगा, द से द्वंद्व समास, फिर से द से आपको द्विगु समास और बा से बहुब्रीहि समास याद हो जाएगा। तो यहां तक आपसे बन जाना चाहिए। अब हम जानते हैं सबसे पहले अवयवी भाव समास के बारे में। क्या होता है अवयवी भाव समास? तो पहले तो हम लोग परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक हम लोग देखेंगे। तो अवयवी भाव समास, आप जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें पहले से ही क्या लिखा हुआ है, अव्ययी भाव। मतलब क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। तो परिभाषा देखते हैं, जिस समाज में प्रथम पद अव्यय हो तथा वह पद ही प्रधान हो, मतलब पहला पद अव्यय होना चाहिए और वही पहला पद प्रधान होता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। ये तो हो गई परिभाषा। लेकिन जहां पे आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा समास है, उसके लिए यहाँ पे कुछ ट्रिक बनाई गई हैं। तो पहला पद अवयव होना चाहिए, ये तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है उसको देखते हैं। तो अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होगा उसमें क्या लगा होता है, उपसर्ग लगा रहेगा। आपको याद रखना है, जहां पर भी उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग का मतलब शब्द के आगे आने वाले कुछ शब्द जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो अगर किसी भी शब्द में आगे की तरफ उपसर्ग लगा है तो उसमें अव्ययी भाव समास होगा। और जहां पर वही शब्द 2 बार रिपीट हो रहा हो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग उदाहरण समझ लेते हैं। तो यहां पे हम लोग इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है प्रतिदिन। अब प्रतिदिन लिखा हुआ है, देखिए इसमें जो प्रति है वो क्या है, हमारा एक उपसर्ग है। तो इसका विग्रह तो होगा प्रत्येक दिन, पर हमें यहां से पता चल जाता है क्योंकि इसमें उपसर्ग लगा है, इसलिए इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है।
यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसमें भी देखिए यथा क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। वैसे तो यथा को हम लोग क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। जहां पर भी अगर आपको आगे की तरफ यथा मिलता है, कंफर्म है कि उसमें अव्ययी भाव समास ही होता है। आजीवन, आजीवन में भी आप देख सकते हैं जो आ है वो क्या है, उपसर्ग है। उपटट में भी देखिए जो उप है वो क्या है, हमारा उपसर्ग है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। अनुरूप में अनु उपसर्ग है, मतलब ये भी हमारा अव्ययी भाव समास है। आजन्म, इसमें भी आ उपसर्ग है, इसलिए ये भी हमारा अव्ययी समास है। इसी प्रकार यहां पर जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उसमें आगे क्या है, उपसर्ग है। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी शब्द में आगे की तरफ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अब हम देखते हैं थोड़ी सी और चीजें। जैसे लिखा था एक ही शब्द बार बार रिपीट होगी, 2 बार रिपीट होगी, तो इसका उदाहरण देखिए रातों रात। जब एक ही शब्द 2 बार रिपीट होगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। हाथों हाथ, दिनों दिन, इस तरह के शब्दों में हमारा अव्ययी भाव समास होता है। आप चाहें तो इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे, फिर यहां पे ट्रिक भी हमें दिया गया है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा, जिस समाज में उत्तर, उत्तर का मतलब होता है लास्ट वाला पद, दूसरा पद या फिर अंतिम पद प्रधान होता है, तथा पूर्व मतलब पहला पद संज्ञा होता है। तत्पुरुष समाज में हमें ये देखना है, जैसे राज और पुरुष लिखा है तो पुरुष हो गया हमारा अंतिम पद और राज हो गया हमारा प्रथम पद, पहला पद। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर दूसरा वाला पद क्या हो, प्रधान हो, और पहला पद क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। ये तो हो गई हमारी परिभाषा। अब हम जान लेते हैं ट्रिक। तो आप लोग ने कारक तो पढ़े ही हुए हैं, कर्ता ने कर्म को कर्णम के द्वारा संपदान के लिए अपादान से में पर, ये वाले जहां पर भी आएंगे वहां पर तत्पुरुष समास ही होगा। ट्रिक समझने के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि जब आप उसको विग्रह करेंगे, तत्पुरुष समास को जब आप विग्रह करेंगे तो आपको बीच में क्या क्या मिल सकता है, को मिलेगा, से मिलेगा, के लिए मिलेगा, का मिलेगा, में मिलेगा और पर मिलेगा। तो इसके लिए बस आप याद रख लीजिए कि बीच में आपको कोसे के लिए में पर, कोसे के लिए में पर, ये वर्ड आपको याद रखना है। जहां पर भी बीच में कोसे के लिए कामे पर जहां पर भी आपको दिखेगा तो आपको वहां पे समझ जाना है कि यहां पर तत्पुरुष समास है। या फिर एक और है, इसका पहला पद संज्ञा हो। जब भी आप जिस भी समास को पढ़ें, अगर उसका पहला पद क्या हो, संज्ञा हो, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण समझ लेते हैं हम लोग कुछ। जैसे यहां पे लिखा हुआ है राज पुरुष। अब राज का मतलब क्या हो जाएगा, राजा, और राजा क्या है, हमारा एक संज्ञा है। इसीलिए हम लोग इसमें समझ गए हैं कि इसमें क्या है, हमारा तत्पुरुष समास है। या फिर जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो बीच में हमें क्या क्या मिलेगा, को, से, के लिए, का, में, पर। या तो को हो, या तो से हो, या तो के लिए हो, या का हो, या में हो, या पर। अगर बीच में हमें मिलता है, समास विग्रह करने पर हमें मिलता है, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुरुष, राजा का आदमी, बीच में आ रहा का, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, बीच में आ रहा का, इसलिए ये हमारा तत्पुरुष समास है। जीवन प्राप्त, जीवन को प्राप्त हुआ, तो बीच में क्या आ रहा है, को आ रहा, तत्पुरुष समास है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, बीच में क्या आ रहा है, को आ रहा है। धनहीन, धन से रहित, बीच में क्या आ रहा, से आ रहा है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। जन्मांध, जन्म से अंधा, बीच में क्या आ रहा, से आ रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, यहां पर तत्पुरुष समास होगा। और देख लेते हैं हम लोग उदाहरण। धन कामना, धन के लिए इच्छा, इसमें देखिए बीच में क्या आ रहा है, के लिए आ रहा, इसीलिए इसमें कौन सा है, तत्पुरुष समास है। रक्षा पुरुष, रक्षा के लिए पुरुष, बीच में क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है। चौर भय, चोर से डर, बीच में क्या आ रहा, से आ रहा, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। इसी तरह आप और भी उदाहरण को यहां पर देख सकते हैं।
यहाँ पर बीच में पर आ रहा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। अब देख लेते हैं तीसरा नंबर, कर्मधारय समास। इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं हम लोग। जिस समाज में पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है? उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जा रही हो, और उपमान क्या होता है, जिस तुलना जिस वस्तु के साथ की जा रही हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उपमान कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझिएगा, चांद सा मुखड़ा। अब चांद सा मुखड़ा, तो मुखड़ा क्या है, यहाँ पर उपमेय है। क्यों? क्योंकि इस चेहरे की क्या की जा रही, तुलना की जा रही है। किस वस्तु से की जा रही है? चांद से। तो जिस वस्तु से की जा रही है उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है उसे की क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। अब हम लोग ट्रिक के हिसाब से जानते हैं कि इसमें क्या होगा। तो कर्मधारय समाज में हमें याद रखना है कि पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा होगा। जैसे सुपुरुष, तो इसमें देखिए जो पुरुष की विशेषता क्या है कि वो क्या है, हमारा सु है, मतलब अच्छा व्यक्ति है। तो यहाँ पर पहला शब्द जो है दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। पहला शब्द हमारा सु है, दूसरा शब्द हमारा पुरुष है। तो हमें ये जो सु का मतलब हो गया अच्छा, और पुरुष का मतलब हो गया व्यक्ति। तो व्यक्ति कैसा है, अच्छा है। तो जो पहला शब्द है दूसरे शब्द की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और दूसरे की प्रथम पद से तुलना, या तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप इसे याद रखें कि क्या होता है, इसमें दूसरे शब्द की विशेषता बताई जा रही है। उदाहरण से समझ लेते हैं अब हम लोग कुछ। जैसे इसमें महात्मा, तो यहां पर महान आत्मा, यहां पे देखिए जो पहला शब्द है वो दूसरे की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि आत्मा तो है पर कैसी आत्मा है, महान आत्मा है। फिर महाराज मतलब बड़े राजा। तो राजा तो हैं लेकिन राजा की विशेषता क्या है कि वो बड़े राजा हैं। कृष्ण सर्प, काला है जो सांप, यहाँ पे जो सांप की विशेषता यह है कि वो क्या है, काला है। नरसिंह, सिंह के समान नर, यहाँ पर नर की विशेषता यह है कि वह सिंह के समान है। सज्जन, सज्जन का मतलब है सत है जो जन, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कैसा है, अच्छा है। तो इस व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वह अच्छा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिए। कमेंट में भी हमें जरूर बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम गई है, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लग रहा है। अब हम जान लेते हैं चौथा, द्वंद्व समास के बारे में। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, इस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। आपको याद रखना है, इस समाज में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। लेकिन इसको पहचानने के लिए क्या ट्रिक है हमारी, हमें याद रखना है बीच में संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह मतलब जो बीच में लाइन खींची होती है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजक चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह जहां पर भी लगा होगा हमें समझ जाना है कि इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास ही है। या फिर और क्या कर सकते हैं, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बीच में क्या आ जाता है, संयोजक चिन्ह के स्थान पर और आ जाता है। तो जहां पर भी आपको विग्रह करने पर और मिले वहां पर क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे कि आप लोग उदाहरण यहां पर देख ही सकते हैं। माता पिता, बीच में लगा संयोजक चिन्ह मतलब द्वंद्व समास। कृष्ण अर्जुन, बीच में लगा देखिए क्या, संयोजक चिन्ह मतलब द्वंद्व समास। और देखिए ये दोनों क्या हैं, दोनों पद प्रधान हैं, माता भी प्रधान होती हैं और पिता भी प्रधान होते हैं। जय पराजय, दाल भात, नर नारी, शंख चक्र, हरि हर, ये सब क्या है, हमारे यहाँ पर द्वंद्व समास है। जब इनका विग्रह भी करते हैं तो देखिए माता और पिता, बीच में सभी में और आता है। शंख चक्र, इसमें बीच में संयोजक चिन्ह नहीं है, पर जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है। और शंख भी प्रधान है और चक्र भी प्रधान होता है। अब देख लेते हैं पांचवा नंबर, द्विगु समास। द्विगु समास में हमें ये याद रखना है, सबसे पहले तो हम परिभाषा देख लेते हैं। जिस समाज में पूर्व पद मतलब प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक हो, वह द्विगु समास कहलाता है।
अब ट्रिक समझ लेते हैं। प्रथम पद में संख्या लिखी हो। द्विगु समास को भी जब हम पढ़ते हैं देखिए तो द्वि आता है। क्या आता है? द्वि। द्वि का मतलब दो होता है। इसमें भी संख्या लिखी है तो आपको यहीं पर समझ जाना है कि जिस भी उदाहरण में पहले शब्द में क्या लिखा हो, संख्या लिखी हो, उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। उदाहरण समझ लेते हैं। त्रिफला। त्रिफला में ये देखिए त्रि लिखा है। त्रि का मतलब तीन होता है तो यहाँ पे क्या लिखी हुई? संख्या, इसीलिए हमारा द्विगु समास है। पंच फल। पंच का मतलब पांच, मतलब द्विगु समास। त्रिलोक मतलब तीन लोक, तीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे संख्या लिखी है। पंचतंत्र, पांच तंत्र, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पांच का मतलब यहाँ पे संख्या आ रही है, मतलब क्या होगा? द्विगु समास होगा। चौराहा। चौ का मतलब यहाँ पे क्या है? चार रास्ता, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ पे आप उनका विग्रह समझ सकते हैं, पर इसकी सबसे आसानी ट्रिक यही है कि जहां पर संख्यावाची शब्द मिल जाए पहला शब्द, वहां पे हमें द्विगु समास बिना सोचे समझे लगा देना है। अब हम देख लेते हैं बहुब्रीहि समाज के बारे में। बहुब्रीहि समाज की पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिस समाज में प्रथम पद और द्वितीय पद के अतिरिक्त कोई तीसरे पद प्रधान होता है उसे हम लोग बहुब्रीहि समाज कहते हैं। और इसको समझने के लिए आप लोग ऐसे समझिए कि हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हों। उसमें हमें, उदाहरण में हमें दो शब्द मिलाया जाए और उस दो शब्दों में जब हम पढ़ें तो हमें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब पता चलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास होता है। इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि किसी तीसरे की बात हो, मतलब जिस उदाहरण में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, उसमें ईश्वर भी हो सकते हैं, राक्षस भी हो सकते हैं, कोई महान पुरुष भी हो सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है इसमें दशानन। दशानन का मतलब क्या हो जाता है? 10 मुख वाला। तो 10 मुख वाला कौन है? रावण है। तो मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रावण के बारे में बात कर रहे हैं। पर यहाँ पे जब हम इन दोनों शब्द को पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है? हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। 10 मुख वाला, तो कौन है वो? रावण। तो हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि इसमें 10 लिखा है तो इसमें द्विगु समास क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है इसमें द्विगु समास क्योंकि जब हम दशानन को पढ़ते हैं तो कोई तीसरा अर्थ निकल रहा हो, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसीलिए इसमें क्या होना चाहिए? बहुब्रीहि समास ही होगा। और देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो किसकी बात हो रही है? गणेश जी की बात हो रही है। किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? बहुब्रीहि समास लगाते हैं। वैसे तो आप देखिए भगवान के बारे में बात हो रही है या फिर राक्षस के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। और देखते हैं पीतांबर, पीत अंबर वाला, तो इसमें कौन आ जाएंगे? किसके बारे में बात हो रही है? श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे बहुब्रीहि समास है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, कौन है चक्र को धारण करने वाले? विष्णु भगवान। किसी तीसरे की बात हो रही तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात कौन? शंकर जी। तो हम लोग कौन से किस तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं? शंकर जी के बारे में बात कर रहे हैं। सुकुटुंब मतलब परिवार सहित। परिवार सहित मतलब माता पिता तो आएंगे ही, और भी जो है वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग तीसरे की भी बात कर रहे हैं कि और भी जो होंगे आपके घर में उनको भी आप क्या कर लीजिएगा? बुला लीजिएगा। जैसे होता है ना, सुकुटुंब पधारिएगा। तो यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास खत्म होता है। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समाज के 6 प्रकार पढ़ लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।